गोवन वार्ता लाईव्हच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा। नमस्कार, गोवन वार्ता लाईव्ह मध्ये सर्व प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। संपूर्ण जग, देश ज्या कोरोनाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लाटेमध्ये आपल्याला झगडताना पाहायला मिळतोय, त्याच पार्श्वभूमीवरती अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींवरती चर्चा करणार आहोत आणि हीच चर्चा करण्यासाठी माझ्यासोबत अपना भाडाचे मुर्तजा अली आहेत। मुर्तजा अली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से गोवन वार्ता लाईव्ह में। धन्यवाद सतीश जी। एक महत्वाची चर्चा कोरोनाच्या या संपूर्ण दुसऱ्या लॉकडाऊनच्या ज्या काळामध्ये चर्चेली गेली पाहिजे, ती म्हणजे पहिल्या कोरोनाच्या लाटेतना जो वेळ लॉकडाऊन मध्ये मिळाला होता, त्याचा वापर नेमका कसा केला गेला आणि आताच्या घडीला जेव्हा पुन्हा एकदा अनेक निर्बंध लादण्यात आलेले आहेत, काही ठिकाणी कडक लॉकडाऊनही करण्यात आलंय, अनेक राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने लॉकडाऊनला वेगवेगळी नावं देऊन वेगवेगळ्या पद्धतीनं पुन्हा एकदा उपाययोजना ज्या आहेत त्या कडक केल्या गेल्या आहेत, कडक निर्बंध लादण्यात आलेले आहेत आणि त्याच पार्श्वभूमीवरती आता नेमकं काय करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे, याच्यावरती या संपूर्ण चर्चेमध्ये आम्ही बोलणार आहोत। अपना भाड़ा के जो सर्वे सर्वा है मुर्तजा अली साहब, उनसे मेरा पहला सवाल है कि जो पहला लॉकडाउन था और ये जो दूसरा लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में ऐसी कौन सी चीजें थी जिनके ऊपर काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ और जिसका असर ये दूसरे लॉकडाउन पे हमें देखने को मिल रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? पहले वाले लॉकडाउन जब हुआ था, एक तो पूरा कंट्री और उस टाइम पे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि लोगों का माइग्रेशन, जो लेबर का माइग्रेशन था, वो अचानक से हुआ था और उनको सरकारें मेंटेन नहीं कर पाई थी। उनकी डेली नीड, उनका फूड, उनका जो है, उनके रहने की जो डेली जो रिक्वायरमेंट है, उसको गवर्नमेंट उस टाइम पे फुलफिल नहीं कर पाई थी, या उनके एंटरप्रेन्योर जो थे वो लोग नहीं कर पाए थे, वो लेबर ने माइग्रेट किया था। तो वो एक तकलीफ आई थी उस टाइम पे, जो इस बार गवर्नमेंट ने जो अलग अलग लेवल पे लोकल लेवल पे लॉकडाउन किया। लॉकडाउन तो करा लेकिन नाम लॉकडाउन का नहीं दिया। अभी ट्रेन चालू है, बसेस चालू है, तो जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, जब तक आप माइग्रेट नहीं करेंगे, जैसे लॉकडाउन में आप इसको कोरोना की चेन को ब्रेक करने का सबसे जो एक आसान और सबसे प्रूवन तरीका है, वो तरीका है कंटोनमेंट जोन बना के, चाहे आप माइक्रो कंटोनमेंट जोन बनाए, चाहे आप मैक्रो लेवल पे कंटोनमेंट जोन बनाए, कोई सोसाइटी को बनाए, कोई बिल्डिंग को बनाए, कोई मोहल्ले को बनाए, कोई एरिया को बनाए, कोई सिटी को बनाए, कोई विलेज को बनाए, पर उतने एरिया को सील कर देना चाहिए जिससे वहां के लोग बाहर ना जा पाए जहां पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया। अभी इसका जो पॉजिटिविटी रेट है वो जिस एरिया के अंदर ज्यादा आ रहा है, जहां से पेशेंट ज्यादा निकल रहे हैं। पिछले लॉकडाउन में एक चीज जो बहुत अच्छी हुई थी कई जगह पे, जैसे जयपुर एक एग्जांपल था, दिल्ली एक एग्जांपल था, जहां पे कोरोना का जैसे ही कंटोनमेंट जोन पता लग रहा था तो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के ऊपर काम हो रहा था, और उस एरिया को, उस बिल्डिंग को या उस सोसाइटी को सील करके उसको वहां पे उसके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर रहे थे, और उस एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जांच कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट के रिपोर्ट्स आ रहे थे। तो ये पिछले साल जो एक बहुत बढ़िया काम हुआ था, इस बार इस चीज में बहुत बड़ा फेलियर रहा है कि हम लोग कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे हैं, और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग नहीं कर पाने की वजह से बीच का जो पीरियड था, जो एक रेस्ट पीरियड रह गया ना आपका, सितंबर अक्टूबर के बाद से तक का, वो रेस्ट पीरियड के अंदर हमको कंटोनमेंट जोन के ऊपर काम करना चाहिए था कि ऑल्दो लॉकडाउन खुल गया था, लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, सब कुछ धीरे धीरे हो गया था, लेकिन जिस एरिया से पेशेंट निकल रहे थे, जो उस टाइम भी पॉजिटिविटी रेट जहां से आ रही थी, उसके ऊपर ध्यान देके और उन पेशेंट्स के कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते अगर रहते, तो शायद आज हम यहाँ इस फेज को नहीं देख रहे। जी जी, कांटेक्ट ट्रेसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है सब पूरे के पूरे इस कोरोना से। जब से हम लोग इसके स्टार्टिंग से देख रहे हैं, जो लोग भी किसी के कांटेक्ट में आए हुए हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट के, उनके सभी के टेस्ट कराना और उसके बाद उनके ऊपर ट्रीटमेंट कराना एक बहुत बड़ा इसमें फॅक्टर रहा है। तर कोरोनाच्या सगळ्या काळामध्ये कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगला सगळ्यात जास्त महत्व दिलं पाहिजे आणि ते देताना दुसऱ्या लाटेमध्ये आपल्याला कुठेतरी कमतरता जाणवल्याचं आपल्याला मुर्तजा अली सर सांगताना बघायला मिळतात। एक दूसरा सवाल है मेरा इसी बात को आगे लेके जाते हुए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर पहले लॉकडाउन में काम होना चाहिए था, जिसका असर अभी दूसरे लॉकडाउन पे हमें देखने को मिल गया कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अलावा? देखिए, जब हमें ये पता लग गया था
पहली वेव में हमें ये पता लग गया था कि लॉकडाउन एक पॉज है। हमने इसको, इस वायरस को हमने पॉज कर लिया था लॉकडाउन करके। तब भी लोगों ने ये तर्क दिया था उस टाइम पे कि अगर लॉकडाउन होने के बाद भी मल्टीप्लिकेशन बढ़ा है, मल्टीप्लाई जिस रेशो में पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो एक आपने अगर पिछले साल अगर फिगर देखा होगा, जब हमने लॉकडाउन करा था ना सिद्धेश जी, जी तो इंडिया में पहला केस 30 जनवरी को आइडेंटिफाई हुआ था 2020 में। जी और हमने जिस बार जब ये लॉकडाउन किया था 25 मार्च को, उस वक्त इंडिया में कुल 300 केस थे। 30 मार्च को 582 केस थे। लेकिन पूरे इंडिया में 582 केस होने के बावजूद हमने लॉकडाउन किया। लेकिन ये माइग्रेशन की वजह से या जो भी रीजन रहा, उस टाइम पे क्योंकि पेशेंट कम थे, हमने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पे काम किया। हमने उस टाइम पे इसको समझना चाहिए था कि वायरस खत्म नहीं हुआ है आगे ये, क्योंकि साइंटिस्ट ने भी डिक्लेयर किया हुआ था, डब्ल्यूएचओ ने भी डिक्लेयर करा था कि खत्म नहीं हुआ, इसकी सेकेंड और थर्ड फेज आएगी। तो उस टाइम पे जो एक जब पॉज हुआ था ना उस लॉकडाउन में, सबसे सबसे बड़ी जरूरत थी कि हॉस्पिटल्स के बेड बढ़ाना, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, पैरामेडिकल स्टाफ को रिक्रूट कराना, उसके साथ साथ ऑक्सीजन या जो इक्विपमेंट थे। ये बात हम मानते हैं कि पिछली बार वायरस जितना असर कर रहा था, जो मोर्टेलिटी रेट जो उस टाइम पे थी, वो आज इससे कहीं ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि लास्ट टाइम पे हम लोग एसिम्टोमेटिक जो पेशेंट थे उनको भी हम ट्रेस आउट कर पाए। आज हम पेशेंट्स जो हैं जिनको एक्चुअल इफेक्टेड हो गए, जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिनको इसका नुकसान होने लगा है, वो पेशेंट भी हम लोग पूरी तरीके से फाइंड आउट करने में हमारा फेलियर है। जिस लेवल पे टेस्टिंग होनी चाहिए उस लेवल पे टेस्ट नहीं हो रहा है। तो उससे अभी जैसे आप देखिए कि गोवा पे एक छोटा सा सिटी है, छोटा सा स्टेट है। गोवा का अगर एग्जांपल लें, तो अगर जब पैन इंडिया फिगर देखते हैं तो आता है कि गोवा में 4000 पेशेंट निकले, 3000 पेशेंट निकले, 40 डेथ हुई, 50 डेथ हुई। अब अगर आप दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो दिल्ली के अंदर 20,000 और 25,000 पेशेंट निकल रहे हैं, डेथ हो रही है 450। तो अगर इसको फिगर आउट देखेंगे तो आपको लगेगा गोवा में पेशेंट नहीं है। लेकिन इसको अगर पेशेंट के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से आप कंपैरिजन करें तो गोवा की पॉपुलेशन 15 लाख की है, दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ की है। अगर आपके यहाँ 4,000 पेशेंट हैं, उसको 15 गुना अगर आप करो तो आप दिल्ली के बराबर में जा रहे हो। दूसरी चीज, दिल्ली के अंदर अगर 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं और 20,000 पेशेंट निकल रहे हैं, तो आपके यहाँ टेस्ट कितने हो रहे हैं? जितने ज्यादा हम टेस्ट करेंगे उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी रेट सामने आएगी। पर ज्यादा टेस्ट करने के बाद एक चीज और सामने निकल के आती है ना, कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट का पता लग जाता है। अगर हमने उनको क्वारंटाइन कर दिया, होम क्वारंटाइन कर दिया, आइसोलेशन में भेज दिया, तो ये चेन ब्रेक हो सकती है। और अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग पेशेंट तक पहुंच नहीं पा रहे। जो लोग प्रॉब्लम होने के बाद जो आज जो सिस्टम चल रहा है कि पेशेंट खुद हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो टेस्ट कर रहे हैं और वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से टेस्टिंग नहीं कर पा रही। अगर ये लॉकडाउन करने के बाद क्वारंटाइन जो हॉटस्पॉट एरिया है, जो कंटोनमेंट एरिया उसके अंदर करें तो एक बड़ा चीजें निकल के आ सकती हैं। एक बार को लगेगा कि पॉजिटिविटी ज्यादा निकली, पेशेंट ज्यादा निकले, लेकिन वो चेन वहीं की वहीं 10 दिन 15 दिन में ब्रेक हो जाएगी, वो दूसरी जगह फैल नहीं पाएगी। दूसरा एक जो सबसे बड़ी चीज थी लास्ट लॉकडाउन के अंदर, लोगों को ये उम्मीद थी कि चलो वैक्सीनेशन आ जाएगी, हम लोग आगे सर्वाइवल कर पाएंगे, तो लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन भी किया था। ये टाइम पे डिपार्टमेंट पालन नहीं कर पा रहा लॉकडाउन का, पुलिस डिपार्टमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्योंकि हम लोगों को ट्रस्ट नहीं दिला पा रहे कि 10 दिन के लॉकडाउन में, 5 दिन के लॉकडाउन में हम लोग चीजों को बचा ले जाएंगे, निकाल ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिसको हम बोलते हैं ना, संवादहीनता है गवर्नमेंट और आम पब्लिक के बीच में। मैं एक एंटरप्रेन्योर की तरह देखूं तो मुझे पता नहीं है कि हम लोग कितना बिजनेस, कब हम लोग फ्लरिश कब कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना आगे तक जाएगा। उसके साथ साथ अब जैसे सजेशन मेरा लास्ट ईयर भी था, जब लास्ट ईयर लॉकडाउन करा था तब मैंने गवर्नमेंट को सजेशन दिया था कि ये वायरस, इसका सबसे बड़ा बचाव है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएंगे तो ये वायरस एक दूसरे तक नहीं पहुंचेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं और एक लिमिटेड टाइम के लिए मार्केट को खोल रहे हैं।
4 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, बड़े मेट्रो सिटीज के अंदर आप देखें, बॉम्बे में सुबह 11 बजे तक मार्केट खुलता है, दिल्ली के अंदर वो 10 दिन 15 दिन के लिए बंद है। अभी अचानक से एक दिन मार्केट खुलेगा कि आपको सब्जी लेने जाना है। तो जब लोग अपनी एसेंशियल नीड्स के लिए जब निकलते हैं और जब भीड़ लगती है, तो आपकी सारी 15 दिन की लॉकडाउन की मेहनत पे पानी फिर जाता है। बिल्कुल होना ये चाहिए था कि आप लॉकडाउन करने की जगह आप मार्केट को ओपन करने का टाइम बढ़ा दें। जहां पे 10 घंटे मार्केट खुलते हैं, 12 घंटे मार्केट खुलते हैं, आप वहां पे वो मार्केट 24 घंटे के लिए कर दें। आप डिपार्टमेंट्स को हाफ डे, मतलब आप हाफ स्टाफ में काम कराने के लिए या 50% स्टाफ में काम कराने की जगह ऑफिस को डबल ड्यूटी कर दें। आधा ऑफिस दिन में चले, आधा ऑफिस रात में चले। बैंक लॉकडाउन के अंदर बैंकों का टाइम 4 घंटे है, 10 बजे से 2 बजे तक का। तो 4 घंटे में वो कैसे काम अपना कंप्लीट करेंगे? भीड़ तो पड़ेगी, रश तो पड़ेगा, आप कैसे बता पाएंगे? तो उसकी जगह होना ये चाहिए था कि आप बैंकों को जो अभी 6 घंटे खुल रहे हैं, उसको आप 12 घंटे या 18 घंटे खुलना चालू कर दें। लोग अपनी सहूलियत से आए। 24 घंटे अगर मार्केट खुलने लग गए, तो मान लीजिए कि मेरा ऑफिस, मुझे मेरी सर्विस, मुझे मेरी 7 से 2 बजे तक की मिली हुई है, तो मैं मार्केट जाऊंगा 2 बजे बाद, बैंक जाऊंगा 2 बजे बाद, लोकल ट्रेन में मैं 2 बजे बाद सफर करूंगा। आपकी ड्यूटी 2 बजे बाद की है, तो आप मॉर्निंग में आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि एक डिस्टेंसिंग बन जाएगी, एम्प्लॉयमेंट छूटने की जगह एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अगर मुझे मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर या मेरी दुकान जो भी 10 घंटे खुलती थी, अगर मुझे 24 घंटे खोलनी है, तो मेरे स्टाफ को मैं डिवाइड करूंगा तीन पार्ट के अंदर, और उनको 8-8 घंटे की शिफ्ट दूंगा। बल्कि मेरे को एक्स्ट्रा स्टाफ भी रखना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जी तो बिल्कुल बिजनेस का लॉस होने की जगह बिजनेस बढ़ेगा, और लोगों के अंदर एक सर्टेनिटी आएगी, एक ट्रस्ट बनेगा कि हमारा बिजनेस सफर नहीं हो रहा, गवर्नमेंट हमारे लिए सोच रही है। आज आप उसको कितना भी कर लें, अब गवर्नमेंट 5 किलो अनाज अगर एक राशन कार्ड पर, जैसे अभी दिल्ली में कल डिक्लेयर किया कि 2 महीने तक गवर्नमेंट राशन कार्ड वालों को फ्री में अनाज देगी। आज आप सोचिए किसी की इनकम में क्या सिर्फ अनाज से काम चलता है? एक मिडिल क्लास फैमिली जो अपनी सैलरी से घर को रन करता है, फैमिली को रन करते हैं, वो सिर्फ अनाज के ऊपर नहीं टिके ना। फूड जी तो आपकी इनकम का 15% पार्ट फूड के ऊपर एक्सपेंस होता है। तो ये सारी चीजों के ऊपर थोड़ा सा गवर्नमेंट ने सोच के अगर इस पे प्लानिंग करी होती, मेडिकल सेक्टर के अंदर हमको प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी। अभी देखिए लास्ट ईयर एमबीबीएस के एग्जाम थे, अगर वो क्लियर होने के बाद, फाइनल ईयर के बाद कंपलसरी रिक्रूटमेंट, अगर गवर्नमेंट एक कानून बना दे कि एमबीबीएस क्लियर करने के बाद आपको 3 साल गवर्नमेंट जॉब करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आगे ऐसे रिक्वायरमेंट है, या आप उस तरह से कोई बाउंडेशन लाएं कि मेडिकल के स्टूडेंट्स आके कंपल्शन के साथ में जॉब करें। क्योंकि अभी इस टाइम पे हम पैसा डाल के, लोन लेके, कुछ भी करके, संसाधन तो कितने भी आप बढ़ा लेंगे, आप बढ़ा लें मेडिकल के इक्विपमेंट, आप बढ़ा लें ऑक्सीजन की प्लांट लगा लें, डॉक्टर कहां से पैदा करेंगे? जब तक आपके पास पैरामेडिकल नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होंगे, तो इस सिचुएशन से लड़ना बड़ा मुश्किल काम। जी जी बिल्कुल, बहुत ही बड़ी और अहम बात कही है आपने कि किस तरीके से सायमल्टेनियस और पॅरलल ऑप्शन हर किसी को चूज करणे चाहिए. मुर्तजा अली यांनी आपल्याला सांगितलं की कुठे यंत्रणा कमी पडते, कशा पद्धतीने काम व्हायला हवं होतं, आणि नेमकं लॉकडाऊन केल्यानंतर सुद्धा लोकांमध्ये विश्वासार्हता निर्माण का होत नाहीये, याची नेमकी कारणं जी आहेत त्याच्यावरती ते आता आपल्याला बोलताना दिसले. पुढे जाऊया आणि पुढेही चर्चा करूया. मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे मुर्तजा अली जी कि जो लॉकडाउन का पीरियड है वो एक बार खत्म हो जाता है, उसके बाद बहुत ही ढिलाई हमें दिखने को मिलती है हर किसी के जहन में. हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा रहा है, हर कोई मास्क नहीं पहन रहा है. एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमें देखने को मिला है पूरे देश में, जो कि जायज भी है क्योंकि बहुत लोग पहले से ही बहुत टायर्ड हो चुके थे और ये बिहेवियर आना लाजमी भी था. लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें ये सब खत्म होने के बाद भी करनी पड़ेंगी? जिस तरीके से आपने कहा कि पैरेलल सिस्टम या फिर पैरेलल ड्यूटी टाइमिंग्स हमें तैयार करनी पड़ेगी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, एम्प्लॉयड एम्प्लॉयर्स को भी. तो किस तरीके से आप देखते हैं कि ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें आने वाले समय में ये जो न्यू नॉर्मल होने वाला है या फिर होने जा रहा है, इसमें हमें करनी पड़ेंगी? एक लंबी डिबेट का सब्जेक्ट है, और इसमें 3 अलग अलग डायरेक्शन में हमको काम करने की जरूरत है. जी एक पर्सनल लेवल पे इंडिविजुअल, एक आदमी को, एक मैं अपने आप को एक बीइंग ह्यूमन अगर मैं देखूं, तो मुझे अपने अंदर क्या क्या चीजें चेंज करनी है.
एक एंटरप्रेन्योर को देख के, एक एंटरप्रेन्योर को अपने काम को, अपने बिजनेस को लेके सर्टेनिटी लाने के लिए क्या क्या करना है, और गवर्नमेंट लेवल पे लोगों में ट्रस्ट दिलाने के लिए, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, और मेडिकल के अंदर कई सारी चीजों को आने की अभी जरूरत है। अगर हम शुरुआत करें इंडिविजुअल से, तो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर हमें यह समझना पड़ेगा कि पिछले 1 साल के अंदर हमारी बहुत सी चीजें चेंज हो गई है। अगर मैं आपको एक फिगर्स के साथ में बात करूं, तो लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था, उसके पहले हमारे यहाँ जो हमारी पॉपुलेशन है, उसका सिर्फ 25 to 30% पॉपुलेशन ऐसी थी जो मिनरल वाटर या आरओ वाटर का इस्तेमाल करती थी, जिनके घर में प्यूरिफायर था या फिर आरओ था जिसका वो पानी पिया करते थे। इस लॉकडाउन के बाद, पहले लॉकडाउन के बाद और आज की डेट में जो सबसे बड़ा फर्क आया है वो ये है कि हमारी 80 to 85% पॉपुलेशन मिनरल वाटर और आरओ का इस्तेमाल करने लगी। अब ये पानी पीने से, मैं ये नहीं कहता कि ये सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इम्यून सिस्टम के अंदर, बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ चेंज आए हैं, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस लॉकडाउन ने, कोरोना के बाद पहले लॉकडाउन से आज में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इंटरनली हम अपने आप को, अपने बिहेवियर को हमने कई जगह चेंज किया है। हमने साफ सफाई को एक्सेप्ट किया है, हमने स्ट्रीट फूड को अवॉइड किया है, हमने पानी को, चाय पीना, हमने बहुत सारी चीजों में कंट्रोल कर लिया है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि हमारी बॉडी लास्ट टाइम तक उस चीज से हैबिचुअल थी। हम लोग उस चीज को, उस बिहेवियर को एक्सेप्ट करते थे। हम भीड़ भाड़ में रहने के आदी थे, हम स्ट्रीट फूड खाते थे, वो उसके अंदर प्योरिटी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती थी क्योंकि हम उस आदत में आ गए। अभी सडनली वो बिहेवियर चेंज हुआ है, तो हमारा इम्यून सिस्टम अभी आज के बिहेवियर के हिसाब से उसको ऑप्ट नहीं कर पाया। तो हमको पहला तो अपने बिहेवियर को, इस बिहेवियर को मेंटेन रखते हुए अपनी एंटीबॉडीज को डेवलप करने के लिए काम करना पड़ेगा। हमको मास्क का इस्तेमाल रेगुलर करना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ी चीज, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पार्ट है, उसको हमको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। एक एंटरप्रेन्योर की तरह मैं अगर बात करूं, तो इस लॉकडाउन की पॉजिटिविटी, हमने इसकी नेगेटिविटी देखी, लेकिन हमने इसकी पॉजिटिविटी को भी देखना चाहिए कि आज लास्ट लॉकडाउन के अंदर हम लोग बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के घर में बैठ गए। आज के इस लॉकडाउन के अंदर हमने अपने व्यापार करने के कहीं ना कहीं से कोई रास्ते निकाल लिए। आज मैं आपको बताऊं कि जो लोग छोटे स्टोर चला रहे थे, वो लोग मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके अपने रिटेल, अपने कस्टमर्स के साथ में कहीं ना कहीं अलाइंड है, उनको होम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। जोमेटो या ग्रोफर जैसे स्टोर्स हैं जो कस्टमर को घर पे डिलीवरीज करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको घर बैठे सामान मिल रहा है, तो जो डिलीवरी बॉय है उनको रोजगार भी मिल रहा है। उसी तरह ऑनलाइन बिजनेस डेवलप हुआ। हाँ, कई बिजनेस के अंदर इसका नुकसान भी हुआ है। ऑनलाइन बिजनेस आने के बाद टूरिस्ट बिजनेस काफी हद तक हैमर हुआ है, कॉर्पोरेट टूर्स बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं हमको इस पर पॉजिटिविटी को भी देख के ऑप्शंस को ऑप्ट करना चाहिए। अब रिस्क लेने का टाइम आ गया कि आपको इनोवेशन की तरफ जाना पड़ेगा, कि हमको सेफ रहते हुए, इन बीमारियों में रहते हुए भी अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी की तरफ एज ए एंटरप्रेन्योर हमको देखना चाहिए, तो ही हम इन सब से निकल पाएंगे। और अगर मैं गवर्नमेंट के पार्ट पे बात करूं, तो उससे पहली चीज है कि हमको सबसे पहली जरूरत के ऊपर, मेडिकल के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए कि अगर बीमारी होती है, जिसको बोलते हैं ना कि आपका प्लान ए, बी और सी पूरा तैयार होना चाहिए। तो प्लान ए गवर्नमेंट का होना चाहिए कि अवेयरनेस लाएं ताकि बीमारी कम से कम फैले। प्लान बी होना चाहिए कि बीमारी फैल रही है, जिनको नहीं फैली है उनके अंदर ट्रस्ट बिल्डअप रहे और वो लोग मोटिवेटेड होकर पॉजिटिविटी के साथ काम करें। और प्लान सी गवर्नमेंट का ये होना चाहिए कि अगर वर्स्ट सिचुएशन हो रही है, बीमारी फिर भी फैल रही है, तो उसके लिए हमारे पास क्या इंतजाम है, हमारे मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़नी चाहिए। और एक सबसे जरूरी चीज है कि यहाँ पे जो आज बहुत सारी चीजें जैसे वीडियोस देखने को मिलते हैं, लोग नेगेटिविटी के अंदर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया के ऊपर कई ऐसी चीजें देखने को मिलती है। एक ही जगह पे 10-10, 20-20 डेड बॉडीज को क्रिमेशन किया जा रहा है, या एक ही एम्बुलेंस के अंदर 8-8, 10-10 डेड बॉडीज को लेके जाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इंतजाम की कमी है। तो इन सब चीजों के लिए आपको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। मेडिकल के अंदर आज लोग ये ब्लेम करते हैं कि ट्रीटमेंट पूरा नहीं मिलता। तो जैसे हम बिजनेस के लिए, हमारे ऊपर फाइनेंशियल क्राइम करने के लिए हमारे ऊपर इनकम टैक्स और ईडी जैसे बैठा हुआ है, क्रिमिनल के लिए सीबीआई है, आईबी है, हमारी जुडिशियल सिस्टम है।
तो मेडिकल के अंदर भी कहीं ना कहीं हमको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। मेडिकल के ऊपर भी कोई जुडिक्शन बैठना चाहिए जो ये डिसाइड कर पाए कि कहीं कोई चूक होती है, कोई हादसा होता है, उसके पीछे जिम्मेदारी क्या डॉक्टर की है या वाकई उस पेशेंट के साथ प्रॉब्लम थी। कहीं डॉक्टर्स के ऊपर भी जिम्मेदारी आपको पड़ेगी। दूसरी एक चीज, आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा। ऑक्सीजन किसको कितनी जरूरत है इसका डिसाइड डॉक्टर करेगा या आपका डिपार्टमेंट या आपका एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। ये सारी चीजों के बीच में बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस बना के नॉन पॉलिटिकल होकर अगर गवर्नमेंट काम करेगी तो ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। जी बिलकुल. बहुत शुक्रिया, आपने आपका किमती समय गोवन वार्ता लाईव्ह को दिया. तर हे मुर्तजा अली सर होते ज्यांनी आपल्याला सांगितलं की लॉकडाऊनच्या ज्या काळामध्ये ज्या ज्या गोष्टी व्हायला हव्या होत्या त्या पहिल्या लॉकडाऊन मध्ये कशा पद्धतीने झाल्या नाहीत आणि आता या ज्या झालं गेलं आपण विसरून त्यांना धडा घेऊन आता या दुसऱ्या लॉकडाऊन मधनं तरी किमान बोध घ्यायला हवा. येणाऱ्या काळामध्ये सिच्युएशन कशी बदलत जाणार आहे आणि या बदलत्या काळाप्रमाणे आपल्यामध्ये आपल्याला काय बदल करावे लागणार आहेत याच्यावरती सुद्धा आपल्याला काम करावं लागेल. हे बदल फक्त वैयक्तिकच नसतील तर आपल्या कामाबद्दलही असू शकतात. आपण जिथे जिथे फिरतो आहोत तिथे गर्दी न करण्याचे असू शकतात, काळजी घेण्याचे असू शकतात, आपली आरोग्य यंत्रणा सक्षम होण्यासाठी काय प्रयत्न केले जायला हवेत, असे सरकारी पातळीवरचे सुद्धा प्रयत्न जे आहेत ते व्हायला हवेत. आणि एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट त्यांनी सांगितली की जसं कायदा आहे प्रत्येक ठिकाणी जशी हत्या झाल्यानंतर आपल्याला कळतं त्याचप्रमाणे आपल्याला एक तपास यंत्रणा केली जाते, चौकशी केली जाते, कमिटी बसते. तशाच पद्धतीनं जे सध्याच्या घडीला राज्यामध्ये सुरू आहे, देशामध्ये सुरू आहे, त्या पातळीवरती देखील एक महत्वाची मागणी त्यांनी केलेली आहे. आणि ही महत्वाची मागणी जी आहे ती अशी अशी आहे साधारणपणे की हॉस्पिटलमध्ये जे काही मृत्यू होतात त्याच्या मृत्यूची शहानिशा डॉक्टर तर करतातच, पण त्याच्या मृत्यूमागची नेमकी जबाबदारी कोणाची, त्याची कारणं कोण शोधणार, हा एक महत्वाचा आणि मूलभूत प्रश्न या निमित्तानं देखील आपल्यासमोर पुन्हा एकदा उभा ठाकलेला आहे. बहुत बहुत धन्यवाद मुर्तजा अली साहब, आपने अपना किमती समय हमें दिया. तर मी सिद्धेश गोवन वार्ता लाईव्ह मध्ये या चर्चेत इथेच थांबतोय. तुम्ही पाहत राहा गोवन वार्ता लाईव्ह, नातं गोव्याचं देणं मराठीचं.